नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। नमस्कारः, नमो नमः। कल्पान्तः क्रूरकेलिक्रतुकदलकरः कुन्दकर्पूरकान्तिः क्रीडन् कैलासकूटे कलितकुमुदिनी कामुकः कान्तकायः कङ्कालक्रीडनोत्कः कलितकलकलः कालकालीकलत्रः कालिन्दी कालकण्ठः कलयतु शकलं कोऽपि कापालिकः क्वौ शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। ॐ कल्याणानां निधये विधये सकलस्य कर्मजातस्य निधिपतये गणपतये चिन्तामणये नमस्कुर्मः। ॐ वाग्भ्यो नमः, सिद्धवाग्भ्यो नमः, वाक्सिद्धेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वान् विदुषः प्रणम्य अद्यतन कार्यक्रमस्य अद्यतन व्याख्यानस्य प्रास्ताविकं मुख्यबिन्दुरूपं प्रस्तौमि। संस्कृत शौर्यम इस फेसबुक समूह के संचालक गण और सभी उनके सहयोगियों का सादर स्वागत करता हूं और धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने एक अवसर कल्पित किया है जिसमें वास्तुशास्त्र की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं पर्यावरण चिंतन विषय पर अपने अभिमत को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। संस्कृत सौर्यम के समस्त श्रोतागणों के लिए और अन्य जो भी लाइव माध्यम से जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, वास्तुशास्त्र की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं पर्यावरण चिंतन, यह जो विषय चर्चा हेतु रखा गया है, इस विषय का प्रतिपाद्य मूलतः वास्तुशास्त्र है और उस वास्तुशास्त्र के संदर्भों में कहां-कहां किन-किन स्थानों पर यह देखने में आता है कि वृक्षारोपण का चिंतन कितना किया गया है और हमारे पर्यावरण का चिंतन वास्तुशास्त्र में है अथवा नहीं है, इसका भी चिंतन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। एक सामान्य विचारधारा है कि वास्तुशास्त्र का अर्थ है ऐसा शास्त्र जो हमें घर बनाने, मकान बनाने, घर में कहां किस कोने को किस प्रकार से बनाने के संदर्भ में ही बात करता है, उसे हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। आधुनिक भाषा में देखा जाए तो आउटर डेवलपमेंट, डेकोरेशन एंड इंटीरियर, यही वास्तुशास्त्र है। इसके अतिरिक्त वास्तुशास्त्र को और विस्तृत रूप से देखने का सामर्थ्य और अधिक विस्तृत रूप से परिलक्षित करने का सामर्थ्य एकमात्र भारतीय मनीषा में है, इसके अतिरिक्त नहीं है। अब इस भारतीय मनीषा में विद्यमान वास्तुशास्त्र के चिंतन का विस्तार क्षेत्र दो प्रकार से विभक्त होता है। पहला प्रकार है मैं
अर्थात स्वयं केंद्रित, और दूसरा प्रकार है समष्टि केंद्रित। तो जो मेरे लिए निर्धारित वास्तुशास्त्र है वह मुझे मेरे आवास, मेरे निवास स्थान और मैं जहां जिस स्थान पर रह रहा हूं उसको परिलक्षित करके व्याख्यायित किया गया है। इसमें भवन की संरचना, भूमि का चयन, भवन का निर्माण और आवास करने हेतु उपयुज्यमान पदार्थों और किन किन वस्तुओं को घर में ग्रहण करना चाहिए, उन सब के विषय में उल्लेख प्राप्त होते हैं। दूसरा जो विषय है वह है व्यक्ति अर्थात व्यष्टि का उस समष्टि से तादात्म्य, अर्थात व्यष्टि और समष्टि दो पृथक पृथक पदार्थ न होते हुए एक ही पदार्थ हैं, उनकी एक रूपता को स्थापित करने के लिए जो द्वितीय विचार बिंदु होता है वह समष्टिगत है, अर्थात मेरा परिवेश, मेरे बाह्य आवरण में, मेरे बाह्य स्वरूप में, मेरे बाह्य परिवेश में किस प्रकार का पर्यावरण है, किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार की आवासीय स्थितियां हैं, उनको परिलक्षित करते हैं। वह समष्टिगत वास्तुशास्त्र का ही अंग होता है। इसका चिंतन वो अभिप्रेत होना चाहिए। एकमात्र आंतरिक भाग का चिंतन अभिप्रेत हो, शेष का चिंतन अभिप्रेत ना हो, यह कदाचित भी उचित नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं पर्यावरण चिंतन। तो हमारा जो पर्यावरण है वह पर्यावरण हमें इस ओर लेकर के जाता है जिसमें हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान की सौम्यता, सुंदरता, बनावट और वहां पर विद्यमान पंच तत्वों की प्रधानता को व्याख्यायित करता है। वृक्ष मनुष्य के प्रधान अंग हैं। वास्तुशास्त्र की जो पृष्ठभूमि है उसकी पृष्ठभूमि में मनुष्य की यदि आवासीय विकास का चिंतन करते हैं तो आवासीय विकास के चिंतन में मनुष्य का प्रथम सहायक वृक्ष ही थे। सबसे पहले पर्णकुटी बनाने का चिंतन आता है कि मनुष्य की जब आवासीय स्थितियों का उसने विकास किया, गुफाओं से बाहर निकल के जब उसने रहने के योग्य घर बनाने का चिंतन किया तो पर्णकुटियों का निर्माण किया, अर्थात घास फूस की पर्णकुटियां बनाई। फिर इसके बाद उसमें लकड़ी का भी प्रयोग करना आरंभ किया, लकड़ी के मकान बनाए जाने लगे। फिर इसके बाद मिट्टी के मकान, फिर इसके बाद जो है ईंटों के मकान, पत्थर के मकान, और अभी हम देखते हैं कि लोहा, पत्थर, सीमेंट से मिलकर के बनाए जाते हैं। तो वृक्ष जो है वो मनुष्य की आरंभिक अवस्था का वास्तुशास्त्रीय मित्र है, स्वाभाविक मित्र है। वर्तमान की आवासीय परिवेश की व्यवस्थाओं में भी हम उसका चिंतन करते हैं और प्राचीन अवस्थाओं में भी हम उसका चिंतन करते आए हैं कि किस प्रकार के वृक्षों को हमारे परिवेश में होना चाहिए, कौन से वृक्ष हैं जो हमारे परिवेश में, हमारे आसपास रह करके वे हमें भी लाभ प्रदान करते हैं और इस पर्यावरण को भी लाभ प्रदान करते हैं। तो दोनों प्रकार से उसका चिंतन जो है वो किया जाता था, वर्तमान में भी किया जाता है। वास्तुशास्त्र के बहुत से ऐसे विषय हैं जिन विषयों के गर्भ में यही तत्व छिपे हुए हैं। वे कहते हैं कि वृक्षों का उपयोग क्या है, वृक्षों के किस प्रकार के काष्ठ का हमें चयन करना चाहिए, फलदायी वृक्ष हों या कि अफलदायी वृक्ष हों, ऐसे वृक्ष जिनके पत्तों से या फलों से दूध निकलता हो वे, ऐसे वृक्ष जो कटीले झाड़ियों से युक्त हैं वे, या ऐसे वृक्ष जो सीधे तने वाले हैं वे, या ऐसे वृक्ष जो विशाल वृक्ष होते हैं जिनमें कई प्रकार के जीव जंतुओं का, पशुओं का और कई प्रकार के खगों का अर्थात पक्षियों का निवास होता है वे। इनमें से कौन से वृक्ष हैं जो वृक्ष हमें अपने आवास के लिए चुनने चाहिए और हमें अपने पर्यावरण में, अपने परिवेश में, अपने समीप लगाने चाहिए। ऐसे वृक्षों का चिंतन बड़े ही विस्तार से वास्तुशास्त्र में प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र में इसे पृथक रूप से आचार्य वराह मिहिर ने वृक्षायुर्वेद के रूप में परिभाषित किया है।
तो मूल वास्तुशास्त्रीय सिद्धांतों के ग्रंथों में इसे हमने 3 प्रकार से देखा है। एक है उद्यान का चिंतन, एक है वाटिकाओं का चिंतन और एक है वन का चिंतन। तीनों प्रकार से परिभाषित किए गए हैं। जो राजप्रासाद हैं, राजगृह हैं, विशाल घर हैं, जहां पर भूमि का अभाव नहीं है, पर्याप्त भूमि में बनाए जाते हैं, वहां पर वाटिकाओं का, उपवनों का, इनका चिंतन किया जाता है। और उसके समीपस्थ विद्यमान जो अन्य भूमि है वहां पर वन आदि का भी चिंतन किया गया है। उसी में सरोवर का चिंतन, उसी में कूप का चिंतन, कृत्रिम जलाशयों का चिंतन। तो ये जितना भी चिंतन है, ये संपूर्ण चिंतन वो पर्यावरण की दृष्टि से वास्तुशास्त्र के मूल सिद्धांतीय ग्रंथों में और अन्य तत्संबद्ध ग्रंथों में पर्याप्त रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि आवास के योग्य कौन कौन से ग्रंथों का, कौन कौन से वृक्षों का चिंतन किया गया है जो हमें आवास के लिए जिनका चयन किया जाना चाहिए, या जिन वृक्षों को हमें आवास के समीप स्थापित करना चाहिए। तो कहते हैं कि इसकी परिभाषाएं, जैसे मैंने भी कहा कि वे कटीले हों, कि दूध वाले हों, कि सीधे सरल हों, इस प्रकार से उनको परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि जो दूध वाले वृक्ष हैं, जिन पर काटने से उनके फल में, उनके पत्तों में या उनके जो तना है उसमें से दूध का स्राव होता हो, सफेद तरल पदार्थ, ऐसे वृक्षों के लिए उनका एक भेद है। कांटे वाले वृक्ष जो हैं, जैसे बबूल है, ये इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो कटीले वृक्ष कहलाते हैं। तो दूध वाले वृक्ष, कटीले वृक्ष, ये जो है वो घर के समीप में स्थापित नहीं करना चाहिए। भले ही वे फल क्यों ना देते हो, भले ही वे फलदायी वृक्ष हैं, किंतु उनको काटने से उनमें दुग्ध आदि निकलता है, या कि वे कांटेदार वृक्ष हैं, उन्हें घर के समीप में नहीं लगाना चाहिए। वे उनका रोपण आप घर के पास ना करें, उन्हें दूर कहीं किसी अन्य स्थान पर जहां पर वन अरण्य आदि की स्थिति हो, वहां पर ऐसे वृक्षों को लगाना उचित होता है। हम घर में नहीं लगाते, लेकिन कई स्थानों पर हमने देखा है कि लोग कैक्टस, दोनों भी उसमें लक्षण है, वो कटीला भी होता है और दूध वाला भी होता है। कई प्रकार के अलग अलग कैक्टस लगाते हैं, नागफणी जिसे हम कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के ऐसी जो चीजें हैं, छोटे छोटे, हम उसे अपने घरों में शोभा की दृष्टि से लगाते हैं, किंतु इनका बड़ा विशाल चिंतन है। आधुनिक जो वृक्ष आदि हैं, बाहर के जो वृक्ष हैं, शोभा की दृष्टि से बड़े उपयोगी होते हैं, किंतु उनका हम वास्तुशास्त्रीय चिंतन नहीं करते हैं। तो कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्पष्ट है कि आपको दूध का स्राव करने वाले और कटीले झाड़ियों के ऐसे वृक्षों को कभी भी घर में, घर के समीप में नहीं लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो आप वृक्ष लगाते हैं, जैसे चंपा है, गुलाब है, या कि केर होती जैसे जिसमें सुंदर लाल फूल खिलता है, जाति है, केवड़ा है, ये जो सुगंधित वृक्ष हैं, इन वृक्षों को हमें जो है वो घर के पास या घर के समीप में लगाना चाहिए। अथवा वृक्ष को इतनी दूरी पर भी स्थापित रखें कि ये एक पहर दिन के बाद, दिन का जब एक पहर निकल जाता है तो एक पहर दिन के बाद में यदि किसी वृक्ष की छाया वो लंबी होकर के घर के ऊपर पड़ने लगती है, तो वह वृक्ष भी जो है वो शुभ नहीं माना गया है। तो ऐसे वृक्ष का भी ग्रहण हमें नहीं करना चाहिए कि वो इतना विशालता को प्राप्त करे और एक पहर के बाद उसकी छाया जो है वो घर के ऊपर आक्रमित हो जाए। तो घर के ऊपर छाया जिस वृक्ष की आक्रमित होने लगे, ऐसे वृक्ष का भी जो है घर के समीप में स्थापन नहीं करना चाहिए। यह भी एक चिंतन का विषय है। इतने समीप में उस घर को न बनाए। फिर इसके बाद ब्रह्मा के मंदिर के पार्श्व में, विष्णु, सूर्य, शिव मंदिर के सामने, अथवा जैन मंदिर के पृष्ठभाग में, देवी मंदिर के किसी भी भाग में गृह का निर्माण हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के ऐसे जो हैं वो शुभ अशुभ आदि वृक्ष भी लगे हुए होते हैं। उन वृक्षों का भी जो है वो प्रभाव गृह के सापेक्ष उचित नहीं होता है। तो इसलिए हमें इन घर निर्माण करते समय इस प्रकार के वृक्षों का ग्रहण वो नहीं करना चाहिए। विशेष एक बात है इस संबंध में, वास्तुराज वल्लभ नाम के वास्तुशास्त्र के ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। वृक्षा दुग्धा सकंटकाश्च फल फलिनस त्याज्याः गृहात् दूरतः शस्ते चंपक पाटले च कदली जाति तथा केतकी
यामादूर्ध्वमशेष वृक्ष जनिता छाया न शस्ता गृहे पार्श्वे कस्य हरे रवीश पुरतो जैनानुचंड्या क्वचित। ये शास्त्रीय प्रमाण है। तो ये शास्त्रीय प्रमाण का उल्लेख इसलिए करना आवश्यक है ताकि इस बात का हमें परिज्ञान हो कि हमारे पूर्व के ग्रंथों में शास्त्रीय विधि के अनुसार इस प्रकार के पर्याप्त चिंतन किए गए हैं, उनका हम परिपालन अपने लौकिक व्यवहार में, लौकिक जीवन में करें। इसी प्रकार कहते हैं कि कुछ ऐसे वृक्ष भी होते हैं जिन वृक्षों का आपको प्रकारांतर से उल्लेख करते हुए कहा है कि जिन वृक्षों का घर के समीप में लगाने का निषेध किया गया कि ये घर के समीप नहीं लगाना चाहिए, अथवा कोई ऐसा वृक्ष है कि हम ये मानते हैं, लोक में व्यवहार हो गया कि भाई वो वृक्ष बड़ा डरावना है, वो वहां पर कोई अलौकिक शक्तियों का निवास है, वहां जाने से व्यक्ति का मानसिक रूप से कुछ विकार उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। और लौकिक भाषा में कहें तो भूतहा वृक्ष, कि मानते हैं कि भाई वो बड़ा डरावना वृक्ष है, वहां भूतों का निवास है, ऐसा कोई वृक्ष हो तो बोले उस वृक्ष को भी कभी नहीं काटना चाहिए, उसे जहां है वहां रहे, उससे दूर ही घर बनाए। इसके अतिरिक्त बेल का वृक्ष है, बिल्व पत्र जिसे हम कहते हैं, शमी, शमी का बड़ा महत्व है, अशोक का वृक्ष है, मौलसरी और पुन्नाग और चंपक वृक्ष, इन वृक्षों को अगर आपके समीपस्थ किसी उसमें लगे हुए हैं, किसी स्थान पर हैं, और आपको अगर काटने की इच्छा से कोई वृक्ष लेकर के आना है तो कहते हैं इन वृक्षों को भी कभी नहीं काटना चाहिए, ये वृक्ष काटने के योग्य होते ही नहीं है, इन वृक्षों का काष्ठ जो है वो आपको ग्रहण नहीं करना है, इन वृक्षों को काटने का महान अशुभ फल होता है। फिर इसके बाद द्राक्षा, यानी कि जो मुनक्का अंगूर जिसे हम कहते हैं, उसकी बेल का मंडप घरों में बना लेते हैं कि भाई अंगूर की बेल लगाई, उसका सुंदर मंडप बन जाता है। चंदन का वृक्ष है, पिपली की बेल है, अनार का वृक्ष है, ये जो है यदि आप घर में लगाते हैं तो इनको घर में लगाने का शुभ फल कहा गया है, इसे आप घर में लगा सकते हैं। गृह के उत्तर में, घर के उत्तर भाग में आपको कपित्थ फल लगाना चाहिए, कपित्थ माने केंत का पेड़ होता है, यदि पर्याप्त स्थान है घर में, भूमि इतनी है कि आप वृक्षारोपण गार्डन बना सकते हैं, तो उसके उत्तर दिशा में आपको केंत का पेड़ वृक्ष लगाना चाहिए। पूर्व दिशा में जो है वो बरगद का लगाया जाना चाहिए, दक्षिण दिशा में जो है वो गुलाब, और पश्चिम दिशा में जो है वो पीपल का वृक्ष लगाया जाना शुभ होता है। ये शास्त्रीय दृष्टि से इसका विधान किया गया। कहते हैं दृष्टो भूत निषेवितोपि विटपि नोच्छिद्यते शक्तितः तद्वद बिल्व शमी त्वशोक वकुलौ पुन्नाग सच्चंपकौ द्राक्षा पुष्पक मंडपम चतिकलान कृष्णाम वपेदाड़िमीन सौम्यादे शुभदौ कपित्थ वटवौ दुम्बरा श्वाथकौ। यानी कि ये जो वृक्ष हैं क्रम से इनको आप अपने घरों में लगा सकते हैं। कई लोगों के लिए संशय होता है कि भाई कहते हैं कि बेल फल को या बेल वृक्ष को घर में नहीं लगाना चाहिए, किंतु शास्त्र कहता है कि आप बेल के वृक्ष को घर में स्थापित कर सकते हैं। चंदन के वृक्ष को भी आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। अंगूर की बेल यदि है उसे भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। पिपली नाम का कोई एक बेल है, उसको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। अनार के विषय में लोगों को संदेह होता है, कहते हैं फलदायी वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए, अनार लगाना चाहिए कि नहीं, तो कहते नहीं, अनार का वृक्ष लगाना भी शुभ है, अनार का वृक्ष भी आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिग्भेद आदि के क्रम से जो है वो विशाल वृक्षों के बारे में यदि पर्याप्त है, फार्म हाउस की यदि कल्पना है, घर विशाल है, फार्म हाउस की परिकल्पना में किस वृक्ष को किस दिशा में लगाया जाए, तो वराह मिहिर ने बृहद संहिता में उसका विस्तार से वर्णन किया है। वे कहते हैं याभ्यादिश्व शुभ फला जाता स्तरवः, कि भाई पाकड़ का जो वृक्ष है, 5 प्रकार के महावृक्ष होते हैं, इसमें वट, पाकड़, पीपल, उदुम्बर और आम्र, ये 5 महावृक्ष हैं। इनमें से जो है इन वृक्षों का स्थापन कहाँ कहाँ करें, ये विशालतम वृक्ष होते हैं, इनका विस्तार बहुत होता है, इसलिए इन विशालतम वृक्षों को घर में लगाने में असुविधा भी होती है। उस दृष्टि से फार्म हाउस आदि में या कि खेत खलिहान में इनका विचार करते हुए आप इनको लगा सकते हैं। तो पाकड़ का वृक्ष जो है वो दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए, पाकड़ का वृक्ष। और वट का वृक्ष जो है, बरगद जिसे हम कहते हैं, वो बरगद का वृक्ष, वट वृक्ष जो है वो पश्चिम दिशा में लगाया जाना शुभ फल कारक होता है। गूलर, इसका दूसरा नाम है उदुम्बर या उमर, तो गूलर का वृक्ष जो है वो उत्तर दिशा में, और पीपल का वृक्ष पूर्व दिशा में लगाए जाना ये जो है हानिकर होते हैं।
यानी कि पाकड़ दक्षिण में, बरगद पश्चिम में, गूलर उत्तर में और पीपल पूर्व दिशा में, ये इस तरह से नहीं लगाने चाहिए, ये अशुभ फल कारक होते हैं। इसकी अपेक्षा पाकड़ को आप उत्तर दिशा में लगाइए, बरगद को आप पूर्व दिशा में लगाइए, गूलर यानी उदुम्बर को आप दक्षिण दिशा में लगाइए और पीपल को पश्चिम दिशा में लगाइए। तो ये शुभ फल कारक होते हैं। यदि किसी प्रकार से कई प्रकार के जो गृह के दोष हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम गृह जनित दोषों के कारण शंकित हो जाते हैं कि भाई हमारे घर में कोई वास्तु दोष आ गया है, कि घर में किसी प्रकार का कोई अन्य दोष है, तो उस दोष के नाश के लिए भी वृक्षारोपण का विधान किया जाता है कि आप इस प्रकार से वृक्षों को लगा करके भी अपने घर में स्थित वास्तु दोष का शमन कर सकते हैं। तो वो वास्तु दोष के शमन करने वाले भी वृक्ष हो सकते हैं। तो इन वृक्षों का इस क्रम से स्थापन करके भी आप अपने कई प्रकार के वास्तु दोषों से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पंच महावृक्षों के विषय में स्पष्ट हुआ कि पाकड़ को उत्तर दिशा में, बट वृक्ष को पूर्व दिशा में, गूलर या उदुम्बर को जो है दक्षिण दिशा में और पीपल को हमें पश्चिम दिशा में रोपित करना चाहिए। पहले जिस दिशा में जो वृक्ष अशुभ कहे गए हैं, वे ठीक उसकी जो दूसरी दिशा है, सामने की दिशा, उस दिशा में वे शुभ होते हैं। ऐसा मान करके हमें इन वृक्षों का रोपण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बबूल, खैर जो कटीले वृक्ष हैं, प्रायः ग्राम्य परिवेश में ही देखने को प्राप्त होते हैं और जहां नई नई निर्माण हो रही होती हैं कॉलोनियां, बस्तियां, वहां भी इन कटीले वृक्षों को होने पर इनको काट के साफ करते हुए फिर वहां पर नई नई बसाहट को जो है वो रूप दिया जाता है। तो कहते हैं कि भाई कहीं कहीं पर यह भी देखने में आता है कि वो बबूल, खैर आदि जो वृक्ष हैं वो घर के समीप में होते हैं। तो आसन्ना कंटकिनो रिपु भयदाह, यदि कटीला वृक्ष, कांटेदार वृक्ष कोई अगर आपके घर के समीप में है, तो वे ऐसे बबूल, खैर आदि कटीले वृक्ष जो हैं वो शत्रु का भय देने वाले होते हैं। अब ये वास्तुशास्त्रीय चिंतन है इसका कि यदि कोई वृक्ष कटीला है, कांटेदार है और घर के समीप में है, तो शत्रु का भय उत्पन्न करने वाला होता है। दूध वाला वृक्ष जिसके काटने से दूध निकलता है, वह वृक्ष यदि घर के समीप में है, तो वह धन का नाश करने वाला होता है, धन का नाशक होता है और उसी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है गृहस्थों को भी, संतों को भी, धर्म कार्य के लिए भी। सर्वत्र धन के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती, वही प्रधानता है। तो वो दूध वाला जो वृक्ष है उसे घर में लगाने से धन का नाश होता है, इसलिए बड़ी सावधानी से उसका चिंतन किया जाना चाहिए। फल के वृक्ष जो हैं, जिन वृक्षों को बताया गया अनार आदि, उनके अतिरिक्त यदि फलदायी वृक्षों को हम अपने घर में लगाते हैं, तो वे फलदायी वृक्ष जो अन्य हैं वे बोले संतान नाशकारक होते हैं। और इसके अतिरिक्त इन वृक्षों का यदि आपने लकड़ी का प्रयोग घर में किया, तो उसका लकड़ी में घर में प्रयोग किया जाना भी अशुभ कारक कहा गया है। उसका प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग भी आप घर में ना करें। जैसे उसके अतिरिक्त जो शीशम, शाल, तमाल आदि इत्यादि हैं, उनकी लकड़ियां जो प्रशस्त कही गई हैं, उन्हीं प्रशस्त काष्ठों का चयन घर बनाने में किया जाना चाहिए। ये जो अप्रशस्त यानी कि अशुभ वृक्ष कहे गए हैं, इनकी काष्ठ का उपयोग भी घर बनाने में नहीं करना चाहिए। यह भी एक फल विशेष चिंतनीय होता है। यदि कांटे वाले वृक्ष जो लगे हैं, उनके बीच में, अब मान लीजिए किसी के घर में वो कटीले वृक्ष लगे हुए हैं और वो उन वृक्षों को नहीं काटना चाहता, स्नेह है, बड़े हो गए हैं। अब ज्योतिषी जी ने बता दिया है कि भाई ये तो अशुभ है, इनके वृक्षों के लगने से आपके यहाँ पर धन का नाश, आपके यहाँ पर शत्रु का भय ये उत्पन्न हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में उन वृक्षों को काटना है, किंतु वैधानिक अनुमति चाहिए वृक्ष काटने के लिए। तो वैधानिक अनुमति प्राप्त करने जाएंगे तो संभव नहीं है। तो उस वैधानिक अनुमति के बिना और वृक्षों को काटे बिना क्या संभव है कि उस दोष से मुक्त हुआ जा सके, उस दोष के अशुभ फलों से बचा जा सके? क्या यह संभव है? तो कहते हैं हाँ, यह भी संभव है। आपको वृक्ष को काटे बिना उसके दोष से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वह कैसे? तो छिंद्याद यदि न तरुंस्तान तदंतरे पूजितान वपेद अन्यान पुन्नागाशोकारिष्ट वकुल पनसान शमीशालौ।
कि जो हमने पूजनीय और प्रशस्त वृक्ष आगे कह दिए हैं वे कौन से हैं, तो कहते हैं कि वे कांटे वाले जो वृक्ष आपने लगाए हैं घर में, दूध वाले वृक्ष जो घर में लगाए हैं, उन कांटेदार और दूध वाले वृक्षों के बीच बीच में, उन्हीं वृक्षों के मध्य मध्य में पुन्नाग का, अशोक का, नीम का, मौलसरी का, कटहल का, रूमी का, ये वृक्ष यदि लगा दिए जाएं तो ऐसी स्थिति में वह जो दोष है उन वृक्षों से उत्पन्न होने वाला, वह दोष नष्ट हो जाता है। अर्थात वृक्ष को काटे बिना जो हमने शुभ वृक्ष कहे हैं, जो प्रशस्त वृक्ष हैं, उन शुभ और प्रशस्त वृक्षों को उन कांटेदार और दूध वाले वृक्षों के बीच बीच में रोपित कर दिया जाए, तो उनके रोपित कर देने से यह जो आपके अशुभ वृक्षों के उत्पन्न होने वाले फल का भय है वह भी नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में भयाक्रांत होने की आवश्यकता भी नहीं है कि भाई ये तो हम गलत वृक्ष लेकर के आ गए, अब क्या करें, इन्हें उखाड़ करके फेंकना है या काटना है, नहीं। वहां पर आप जो शुभ एवं प्रशस्त वृक्ष कहे हैं उन्हें बीच बीच में लगाएं, उनकी संख्या अधिक कर दें और इनकी संख्या अब आगे न बढ़ाएं, तो ऐसी स्थिति में आपके उक्त दोषों का भी पूर्णतः निवारण हो जाता है। अब इसके बाद यह तो हुआ, आप इनको गमलों में भी लगा सकते हैं, अलग अलग तरह के जो पॉट्स आते हैं उन पॉट्स में भी आप इन वृक्षों को लगा सकते हैं। तो इन सब के माध्यम से भी आप इसका पर्याप्त रूप से जो है वो रोपण अपने घर में, बालकनी में, छत पर, या घर के बाह्य भाग में, या चारों तरफ में, या कि अगर आपका फ्लैट है तो फ्लैट में भी आप पिछले भाग में, बालकनी आदि में, उस तरफ भी आप इन सब का रोपण कर सकते हैं। किंतु दिशाओं का चिंतन करते हुए संबंधित दिशा में ही यदि उस संबंधित वृक्ष को लगाएंगे तो ज्यादा उपयोगी होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखने लायक होगा। अब इसके बाद हम आते हैं वाटिका के रोपण पर, कि वाटिकाओं के संबंध में किस प्रकार का विचार जो है वास्तुशास्त्र में किया गया है। वाटिकाएं आपके घर के जो भूमि है उस भूमि में उपलब्ध भूमि के आधार पर ही आपने एक प्लानिंग आपकी 50 बाई 50 की है, उस 50 बाई 50 की प्लानिंग में अगर आपने पूरे पर भवन बना लिया है तो ऐसी स्थिति में फिर आपको अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से और वहां उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वहां पर लघु वाटिकाएं, लघु रोपणियां या इस प्रकार के जो वृक्षों का रोपण है वो करना चाहिए। और यदि आपने विशेष रूप से वृक्षों के लिए स्थान पहले से ही निर्धारित कर रखा है और स्थान छोड़ रखा है तो निश्चित ही आपको इन वृक्षों का क्रम ज्ञात करके संबंधित दिशा में उस वृक्ष का रोपण करना चाहिए। और यदि आप उस दिशा में संबंधित वृक्ष का रोपण करते हैं तो उसके आधार पर आपको उस भवन, जिस भवन में आप रहते हैं, उसमें प्राप्त होने वाला वास्तुशास्त्रीय फल वो कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो इस दृष्टि से भी इन वृक्षों का जो है वो रोपण किया जाना चाहिए। वाटिका वा तड़ागो वा कूपो वा यदि निर्मितः गृहात् पूर्वे कुर्वेयाम कुबेरियाम च वारुणे शंभु कोणके सदा सावित्री भविता सदा दानम प्रयच्छति सदा यज्ञम सपूज्येत यो रोपयति पादपम। अर्थात वृक्ष को रोपण का, वाटिका को रोपण करने का कितना महात्म्य होता है, कितना उसका वास्तुशास्त्रीय फल है, इस फल को उन्होंने एक पंक्ति में स्पष्ट कर दिया कि भाई घर से पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में अथवा ईशान्य कोण में वाटिकाओं का जो है वो रोपण अथवा तालाब का निर्माण अथवा कुएं का निर्माण करना, ये किसके तुल्य है, तो कहते हैं वह सदा गायत्री पुरस्चरण करने के समान फल देने वाला होता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, पश्चिम एवं ईशान्य में वाटिकाओं का रोपण करना अथवा तालाब का रोपण करना अथवा कुएं का निर्माण करना, यह सब कुछ निरंतर गायत्री पुरस्चरण करते रहने के समान फल देने वाला होता है। और इस प्रकार का फल देने वाला है कि वह व्यक्ति नित्य दान करने से जो फल प्राप्त करता है या नित्य यज्ञ करते रहने से जो फल प्राप्त करता है, उन समस्त फलों को वह व्यक्ति मात्र वाटिका, तराग या कूप के निर्माण से प्राप्त कर लेता है। तो इनके निर्माण का इतना अधिक महत्व भी है, तो उस महत्व को जानते हुए भी हमें इनका निर्माण करना चाहिए। अब उसमें भी विशेष एक और है कि घर में हम वृक्षों का निर्माण करते हैं
उसके अतिरिक्त कहते हैं कि घर में यदि स्थान कम है और वृक्ष लगाने का सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वृक्ष कहाँ लगाएंगे? छत पर लगाना संभव नहीं है। गमले में वृक्ष लगाने के लिए कुछ उसकी सीमा है, उतने में ही लगा सकते हैं, उससे अधिक नहीं लगाया जा सकता। तो कहते हैं कि उससे भी कहीं अधिक फल, वृक्ष लगाने से भी कहीं अधिक फल होता है लताओं को लगाने का, लताओं के निर्माण करने का। अलग अलग प्रकार की जो सुंदर सुंदर लताएं हैं, उन लताओं को घर में लगाने का और अधिक कई गुना फल होता है वृक्ष लगाने से भी अधिक। तो ऐसे घर जो वर्तमान के फ्लैट सिस्टम से आते हैं, फ्लैट कल्चर में आते हैं, वहां पर वृक्ष लगाना संभव नहीं है, तो वहां पर लताओं को लगाना चाहिए। पुष्प की सुंदर सुंदर लताएं हैं या कि शोभा की सुंदर सुंदर लताएं हैं, उन लताओं को भी आपको वहां रोपित करना चाहिए। तो उनका रोपण जो है वो वृक्षों के रोपण से भी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कई गुना ज्यादा फलदायी होता है। अब इसमें विशेष रूप से कहते हैं कि भाई जो दूध वाले वृक्ष हैं, उनके अतिरिक्त बरगद है, पीपल है, लाल फूल वाला कोई वृक्ष है, कांटे वाले वृक्ष हैं, उनमें सेमल, पाकड़ है, गूलर है, ये वृक्ष जो हैं, इन्हें अग्नि कोण में सदैव दुष्ट माना गया है, यानी अशुभ होते हैं। ये पीड़ा तथा मृत्यु को उत्पन्न करने वाले होते हैं, तो इनको अग्नि कोण में लगाने से बचना चाहिए। पुन्नाग एक पुष्प होता है, पुन्नाग, पुन्नाग फल वाला वृक्ष, नीम, अनार, अशोक जाति, नागकेशर, अड़हुल, केसर, जयंती, चंदन, बचा, अपराजिता, महुआ, बेल, आम, दालचीनी, नागर, नारियल, ये वृक्ष किसी भी दिशा में यदि आप लगाते हैं तो हमेशा शुभ होते हैं। तो इन वृक्षों को आप जो है भवन की अपनी उपलब्ध भूमि के आधार पर किसी भी दिशा में लगाएंगे तो ये वृक्ष आपको नित्य शुभ फल देने वाले होते हैं। तो यह भी एक शास्त्रीय पक्ष है, वास्तुशास्त्र का पक्ष है। इस प्रकार के वृक्षों को आप जो है सामान्य जो भी रोपणियां, जहां रोपणी अर्थात नर्सरी, वहां जाकर के आप इन वृक्षों के यदि नाम बताते हैं तो वे आपको नाम से भी इन वृक्षों को उपलब्ध कराते हैं, और ये वृक्ष आप अपने घर की किसी भी दिशा में किसी भी स्थान पर लगा सकते हैं। ये शुभ माने गए हैं, इनमें दिशा का विचार करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। अब एक विषय आता है कि भाई क्या वृक्षारोपण करने से हमें और भी कोई लाभ होते हैं? तो ये सामान्य लाभ तो है ही, उसमें धर्मशास्त्रीय भी एक चिंतन कहा गया है कि भाई यदि आप वृक्षारोपण करते हैं तो वृक्षारोपण करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति का भी विचार किया गया है कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सब विचार वास्तुशास्त्र में ही किए गए हैं। कहते हैं कि भाई एक वृक्ष पीपल, अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में मात्र एक पीपल का वृक्ष लगाया हो, यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में एक नीम का वृक्ष लगाया हो, एक बरगद का वृक्ष, 10 इमली के वृक्ष, केंथ अर्थात कपित्थ का वृक्ष, केंथ फल होता है, चटनी बनती है, बड़ी स्वादिष्ट बनती है, उसका कपित्थ फल भी बोलते हैं संस्कृत में, और हिंदी में केंथ, बेल के समान फल होता है, केंथ का वृक्ष लगाया हो, बेल, बेलपत्र जो है, आंवला 3 और 5 आम के वृक्ष यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में रोपे हैं तो वे व्यक्ति पुण्यात्मा कहलाते हैं। अतएव उनको कभी भी मृत्यु के उपरांत और जीवन में भी नरक के दर्शन नहीं होते हैं, अर्थात अप्रिय स्थितियों का सामना ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में कभी भी नहीं करना होता है। शास्त्र कहता है अश्वत्थम च कदम्बम च कदली बीज पूरकम गृहे यस्य प्ररोहंती सगृही न प्ररोहति। ये जिस व्यक्ति के घर में रोपित किए जाते हैं वह व्यक्ति निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त करता है, स्वर्ग को प्राप्त करता है। वह व्यक्ति कभी भी नारकीय घटनाओं का साक्षी नहीं बनता, उसे नरक आदि जैसी स्थितियों का सामना नहीं करना होता है, वह व्यक्ति पुण्यात्मा होता है। तो ये एक धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण भी है वृक्षारोपण का, इस दृष्टि से भी हमें विचार करना चाहिए। पुनः दिशाओं के विभाग से कुछ वृक्ष नए जिनके नाम आ रहे हैं उनको हम किस प्रकार से स्थापित करें? तो कहते हैं कि भाई इन्हें स्थापित करने के लिए आपको ईशान्य कोण जो है, ईशान्य कोण में आंवले का वृक्ष लगाना सर्वोत्कृष्ट माना गया है। और इसमें
नैऋत्य कोण जो है, नैऋत्य कोण में इमली का वृक्ष लगाया जाना चाहिए। अग्नि कोण में अनार का वृक्ष होना चाहिए। वायव्य कोण में बेल का वृक्ष होना चाहिए। तो ये इस क्रम से यदि आप वृक्ष लगाते हैं तो ये प्रशस्त है, आपके यश, कीर्ति और गौरव को बढ़ाने वाले हैं। हम प्राय संदेह में रहते हैं कि ये वृक्ष आया, प्राप्त किया और जहां स्थान मिला वहां लगा दिया। उससे अच्छा है कि इनको हम दिशाओं के क्रम से यदि लगाते हैं तो ये वृक्ष संबंधित शक्तियों के, संबंधित प्राकृतिक ऊर्जा के प्रतिनिधि होते हैं। ये उन प्राकृतिक ऊर्जाओं का अवशोषण करते हैं और संबंधित सकारात्मक ऊर्जाएं हमें उस दिशा में प्रदान करते हैं। तो इसलिए इन वृक्षों को संबंधित दिशाओं के भेद से लगाना सर्वोत्कृष्ट माना गया है। उत्तर दिशा में पाकड़ का वृक्ष है। पाकड़ भी बरगद और पीपल की तरह विशाल वृक्षों की श्रेणी में आते हैं। पाकड़ का वृक्ष है। पूर्व में बरगद का वृक्ष है, कहा जा चुका है। दक्षिण में गूलर का वृक्ष यानी उदुम्बर या उमर है। पश्चिम दिशा में पीपल का वृक्ष है और बीच में अनेक जाति के आम के वृक्षों को लगाना चाहिए। यदि आप कोई उद्यान बना रहे हैं, वाटिका बना रहे हैं, उपवन बना रहे हैं, या कि अपने घर में आपके यहाँ इतना स्थान है, तो उसमें इस क्रम से यदि आप वृक्षों को लगाते हैं तो ये आपके उस स्थान के महत्व को कई गुना बढ़ा देते हैं, यश और पुण्य को बढ़ाने वाले होते हैं। तो इन वृक्षों को संबंधित दिशा के भेद से, संबंधित दिशा के क्रम से ही इनको रोपित किया जाना चाहिए। इसके बाद जो अन्य भेद हैं वृक्षारोपण के लिए, उनमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जो है वो वराह मेहर के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। आचार्य वराह मेहर ने भी वास्तुशास्त्र की दृष्टि से वृक्षारोपण का महान चिंतन किया हुआ है। उनके द्वारा बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जिनको रोपित करने के संबंध में, जिनको उनके जो पर्यावरणीय दृष्टि से चिंतन करते हैं, तो उनको रोपित करने के संबंध में कई बार ये होता है कि वृक्षों को किस माह में लगाया जाना श्रेयस्कर है। कई वृक्ष ऐसे हैं कि उन्हें संबंधित तिथियों में लगाया जाना श्रेयस्कर होता है। कई वृक्षों को संबंधित नक्षत्र में लगाया जाना श्रेयस्कर होता है। तो उनकी तरफ हम जो है चिंतन कर पाते हैं। दूसरी एक विधि है, वह ये है कि बहुत से ऐसे विचार हैं, बहुत से ऐसे चिंतन हैं, जैसे किसी व्यक्ति को कोई नक्षत्र दोष है, या किसी को कोई ग्रह दोष है, या राशि जनित दोष है, तो उन दोषों के निवारण के लिए वर्तमान में इस प्रकार का प्रचलन बहुत से स्थानों पर देखने में आ रहा है कि नक्षत्र उद्यान का निर्माण किया गया है, राशि उद्यान बनाए जा रहे हैं, ग्रह उद्यान बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे उद्यान हमें, यदि हमारे पास भूमि उपलब्ध है, हमारे पास संसाधन है, तो हमें संबंधित उद्यान को बनाना चाहिए, या संबंधित राशि के उस वृक्ष का रोपण भी किया जा सकता है, संबंधित ग्रह के वृक्षों का रोपण भी किया जा सकता है। यह विधि भी आपके ऊपर विद्यमान यदि कोई राशि दोष, नक्षत्र दोष या ग्रह दोष आदि है, उसके शमन के लिए उपयोगी है। क्योंकि नक्षत्र दोष या ग्रह दोष के उस दुष्प्रभाव से बचने के लिए शास्त्र में विधान है कि आपको संबंधित वृक्ष की औषधि से स्नान करना चाहिए, उस वृक्ष का सेवन करना चाहिए, उस वृक्ष का सिंचन करना चाहिए। इससे भी आपके संबंधित दोष का निवारण होता है। तो ऐसे यदि कोई विधान है, ऐसे यदि कोई संभव है, आपके पास उपलब्धता है संसाधनों की, तो ऐसे वृक्षों का रोपण भी किया जाना चाहिए कि जिससे आपके प्रतिनिधि नक्षत्र का वृक्ष आप लगा सकें, आपके प्रतिनिधि ग्रह का वृक्ष आप लगा सकें, आपके प्रतिनिधि राशि का वृक्ष आप लगा सकें। तो इनसे आपकी कुंडली में विद्यमान, आपके जीवन चक्र में विद्यमान दोषों का भी निवारण होता है। अब इसमें वराह मेहर की दृष्टि से भी हम चिंतन करते हैं, तो उसमें वे कहते हैं कि भाई वृक्षों को लगाने के साथ साथ में कई प्रकार के रोग भी वृक्षों को होते हैं, तो उन रोगों का उपशमन कैसे किया जाए, वृक्षों का रोगों का उपशमन करने के लिए कोई विधान यदि है तो उसका भी चिंतन वराह मेहर करते हैं। कांडरोप्य वृक्षों के बारे में कि पनसा, शोक, कदली, जंबूल, कुचदाड़िमाः, द्राक्षा, पालीवताश्चैव बीज पूराति मुक्तकाः,
एते द्रुमाः काण्डरोप्या गोमयेन प्रलेपिताः मूलोच्छेदे धवा स्कंधे रोपणीयाः परम ततः। इन्हें कहते हैं कि कांडरोप्य वृक्ष है। कांडरोप्य वृक्ष अर्थात कलम लगाना जिसे हम कहते हैं। तो कलम लगाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं? तो कहते हैं कि भाई वे कटहल, अशोक, केला, जामुन, बड़हर, दाडिम अर्थात अनार, दाख, पालीवत, बिजौरा, अतिमुक्तक। इन वृक्षों की शाखाओं को लेकर गोबर से लीप कर कटे हुए विजातीय वृक्ष की मूल या शाखा पर लगाना चाहिए। यही कलम लगाने का प्रकार हुआ। तो ये कांडेरोप्य वृक्ष भी हैं। ये उद्यान और वाटिकाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इनका विधान उन्होंने कहा। फिर इनके साथ में कौन कौन से वृक्ष और उपयोगी होते हैं, इनका काल निर्धारण करते हुए कि इन्हें कब लगाया जाना चाहिए, ये भी एक चिंतन है। सभी के सभी वृक्ष एक ही समय में लग जाएं यह आवश्यक नहीं है। कईयों के लिए उनका मौसम, उनकी ऋतु, उनका मास यह महत्वपूर्ण होता है। जैसे वे कहते हैं अजात शाखा अर्थात कलमी स्वयं से उत्पन्न हुआ नहीं है, किसी अन्य वृक्ष के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया गया है, हाइब्रिड किया गया है उसे। अजात शाखा अर्थात कलमी से भिन्न वृक्षों को, ये जो कलमी वृक्ष हैं इनको त्याग करके जो अन्य वृक्ष हैं उन्हें शिशिर अर्थात माघ फाल्गुन मास में शिशिर ऋतु में लगाना चाहिए। कलमी वृक्षों को, जो कलम कांड वृक्ष जिन्हें कहा है कांडरूप्य, उन्हें हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष या पौष मास में, और लंबी लंबी शाखा वाले वृक्षों को वर्षा अर्थात श्रावण एवं भाद्रपद में लगाना चाहिए। तो यह भी एक पद्धति है कि सभी प्रकार के वृक्षों को एक साथ एक ही ऋतु में हम लगा दें। लग सकते हैं वृष्टि होने के कारण, किंतु उतना उनका फल, उतना उनका जो लाभ है वो प्राप्त होता है कि नहीं, यह विचारणीय है। इसलिए कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो संबंधित ऋतु में या संबंधित मास में ही लगाना श्रेयस्कर होता है। इसका भी चिंतन वास्तुशास्त्र की दृष्टि से आचार्यों ने पर्याप्त रूप से किया हुआ है। इसके अतिरिक्त घृत, खस, तिल, शहद, विडंग और जिसे हम वाय विडंग भी कहते हैं, दूध, गोबर, इन सबों को पीस करके जो मूल से लेकर अग्रभाग पर्यंत लेप करके वृक्ष को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर लगाना चाहिए। यानी कि बहुत से ऐसे जो औषधि कह सके हम इसे, ये एक उपचार की विधि है कि किसी वृक्ष को यदि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना है, उसकी कलम लगानी है, तो उसमें कुछ पदार्थ हैं, उन पदार्थों का मिश्रण कर देना चाहिए। इनका मिश्रण कर देने से जब आप उस वृक्ष को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रोपित करते हैं तो वह वृक्ष नष्ट नहीं होता, उस वृक्ष का नाश नहीं होता, वह वृक्ष कभी भी मरेगा नहीं। इन औषधियों का लेपन करके यदि हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं, तो जैसे हम आधुनिक समय में देखते हैं कि मशीन के माध्यम से वृक्ष को पकड़ा, उसके अग्रभाग वृक्ष भाग को खोदा और ले जाकर के दूसरे स्थान पर रख देते हैं। बहुत से वृक्ष उसमें मर जाते हैं, बहुत कम वृक्ष हैं जो जीवित रह पाते हैं उस स्थिति में। तो वह भी एक उपाय की स्थिति है कि उन वृक्षों के संबंधित औषधियों का उसमें मिश्रण करते हुए और इसके बाद उस वृक्ष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहिए। ये एक बात है। इसके साथ साथ में आपको वृक्ष लगाना है तो वृक्ष लगाने के लिए भी एक विधि है। सीधा आप जाकर के वृक्ष लगा सकते हैं, ठीक है, अच्छा है, किंतु वृक्ष के साथ मनुष्य के लिए वह एक पृथक पदार्थ नहीं है, आत्मीयता है। जिस प्रकार से मनुष्य में जीव है उसी प्रकार से उन वृक्षों में भी जीव है, ऐसा हमारे शास्त्र चिंतन करते हैं। उत्तरवर्ती वैज्ञानिकों के द्वारा इस चीज को प्रमाणित भी किया गया है। पूर्व के शास्त्रों में विधान किया गया है कि यदि आप वृक्ष लगाने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए जाते हैं तो सीधे से उठ करके चले जाना नहीं, उसमें भी शुचिर भूत्वा तरो पूजां कृत्वा स्नानानुलेपनैः रोपयेद रोपितश्चैव पत्रैस्तैरेव जायते। कि भाई यदि आपको वृक्ष का रोपण एक स्थान से दूसरे स्थान पर करना है या कि नूतन वृक्ष लगाना है, तब ऐसी स्थिति में आप शुचिर भूत्वा स्नान करने के बाद जाइए, शरीर को शुद्ध करने के बाद जाइए, चंदन आदि के माध्यम से उस वृक्ष की पूजा भी करें और उसकी पूजा करने के बाद में उस वृक्ष को आमंत्रित करते हुए
एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से उस वृक्ष को लेकर के आत्मीयता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो निश्चित ही वह वृक्ष लग जाता है। उस वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं सूखेगा, ये आचार्य का कथन है कि उस वृक्ष के पत्ते भी नहीं सूखते हैं और वह वृक्ष जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े ही सरल भाव से, सहज भाव से लग जाता है। तो यह भी एक शास्त्रीय चिंतन है, वास्तुशास्त्रीय चिंतन है कि हमें उस वृक्ष को लगाने पर क्या करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कहते हैं कि यदि कोई वृक्ष आपने लगाया फिर उस वृक्ष को क्या करना है, तो कहते हैं उन वृक्षों को ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल में ही सींचना चाहिए। हमारे कई व्यवहार में लोग दोपहर में समय मिला कि भाई चलो खाली है क्या करें, तो वृक्षों को सींच दिया। नहीं, ऐसे जो वृक्ष जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाए जाते हैं, विशेष रूप से उन वृक्षों के लिए ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल में सिंचन करें। सभी वृक्षों के लिए भी सायंकाल में, ग्रीष्म काल में सिंचन करना चाहिए। फिर शीतकाल में एक दिन के अंतर से सिंचन करना चाहिए एवं वर्षा ऋतु में भूमि के सूखने पर चिंतन करना चाहिए, वरना वृष्टि हो ही रही है। तो यह भी विधान है एक वृक्षों के साथ में किस प्रकार का हमारा तादात्म्य हो, कैसे हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, इसका भी चिंतन जो है वो किया जाता है। इसके अतिरिक्त कहते हैं कि जो वृक्ष हैं उन वृक्षों का अलग अलग स्थान भी होता है। कुछ वृक्ष जो हैं वे किसी एक स्थान पर फलीभूत होते हैं, कुछ वृक्ष जो हैं वो एक अन्यत्र स्थान पर फलीभूत होते हैं। तो ये कई प्रकार के चिंतनों को करते हुए आचार्यों ने अपने अपने अनुसार इन वृक्षों के मूल तत्व को, इनके प्राकृतिक तत्व को जो है वो समझा है और उस प्राकृतिक तत्व के अनुसार उसकी समीक्षा भी की है और उसका उल्लेख भी किया है। दो बातें जो विशेष महत्वपूर्ण वाली होती हैं वो यही है कि किसी के पास पर्याप्त स्थान की उपलब्धता है तो वो अपने पास उपलब्ध स्थान के आधार पर, पर्यावरण के आधार पर वृक्षों का रोपण तो कर लेता है, किंतु उन वृक्षों के रोपण के लिए किस वृक्ष को किस दिशा में लगाया जाना चाहिए इसमें उसका संदेह हमेशा विद्यमान रहता है। तो दोनों ही स्थितियां हैं, स्थान का अभाव होने पर और स्थान की उपलब्धता होने पर हम यह निर्णय नहीं कर पाते हैं कि कौन सा वृक्ष कहाँ लगाया जाना चाहिए। इसके लिए बड़े ही सरल भाव से, सहज भाव से अंतिम जो उपसंहारात्मक मैं बात कहूंगा, समय भी पर्याप्त होने को है, उपसंहारात्मक में मैं इतना कहूंगा कि आपको अपने घर को कुछ इस प्रकार से विभाजित कर लेना चाहिए जिसमें यह स्पष्ट हो रहा हो कि हम अपने घर के किस कोने में कौन सा वृक्ष लगाएं और किस प्रकार के वृक्षों को लगाएं। तो उसमें दो प्रकार हो गए, आप एक तो वृक्षों को रोपण कर रहे हैं, पादपों का रोपण कर रहे हैं, दूसरा उनके अभाव में आप लताओं का रोपण कर सकते हैं। तो लताओं के भी विषय में है, जो प्रसिद्ध लताएं कहीं कहीं हैं उनका भी आप रोपण कर सकते हैं। तीसरी चीज जो है, कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो घर में पहले से लगाए जा चुके हैं और यहाँ शास्त्र में उनका निषेध कर दिया गया है। तो शास्त्र में निषेध किए गए वृक्षों को अब निकाल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या, तो कहते हैं कि जो प्रशस्त वृक्ष कह दिए हैं उन प्रशस्त वृक्षों का आप उनके बीच बीच में रोपण कर दें तो भी आपके वो संबंधित दोषों का नाश कर देते हैं। ये बात होती है। अब ऐसी स्थिति में आप अपने वास्तु अर्थात अपने घर की परिस्थिति के अनुसार अपने घर में वृक्षों का रोपण निश्चित कर सकते हैं। फलदायी कोई यदि वृक्ष लगा हुआ है पहले से, तो आप कई लोग लगाते हैं फलदायी पपीता लगे हैं या कि किसी के यहाँ पर आम लगा हुआ है या कि किसी के यहाँ पर जामफल लगे हुए हैं, तो अब उस वृक्ष का तो उल्लेख इस प्रकार से किया गया कि फलदायी लगाना जो है वो हानिकर है। तब क्या करेंगे, तो उसके साथ साथ जो अन्य वृक्ष कहे गए हैं उन वृक्षों का भी रोपण कर देना उचित है। बिल्व आदि वृक्ष हैं, उसके अतिरिक्त अशोक हैं, अनार हैं, इन वृक्षों को यदि आप उनके बीच बीच में रोपित करते हैं तो आपके घर में पूर्व से लगाए हुए वृक्षों के द्वारा उत्पन्न जनित जो दोष है उस दोष का भी शमन होता है। और घर के आभ्यंतर भाग में ऐसे वृक्ष लगाए जाने चाहिए जो वृक्ष कटीले नहीं हो, जो वृक्ष दूध वाले नहीं हो, उन वृक्षों का तो निषेध पूर्णता किया है। जिनके यहाँ नहीं लगे हैं वो ऐसे वृक्षों को लगाने में सावधानी बरतें और जिनके यहाँ लगे हुए हैं वे उन निर्धारित शुभ वृक्षों को बीच बीच में रोपित करेंगे तो उनका रोपण करने का विशेष फल होता है। इसके अतिरिक्त इन वृक्षों का अन्य व्यावहारिक प्रयोग क्या है, तो श्रीमद् भागवत में या वाल्मीकि रामायण में या कि रामचरितमानस में इन वृक्षों के धार्मिक उपयोगों का पर्याप्त वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि रामचरितमानस में एक स्थान पर आता है, पी पर तरु तर ध्यान जो धरई
जाप यज्ञ पाखर तरु करई, आम छाह करी मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। कि पीपल तरु तर ध्यान जो धरई, पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना बहुत ही कारगर होता है। यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की क्रिया करते हैं, योगिक क्रियाओं में कही गई है ध्यान, तो वह आपको कई गुना ज्यादा लाभप्रद होगा। जाप यानी कि किसी मंत्र का जाप करने के लिए कहा गया है, गुरु मंत्र है या कोई अभीष्ट मंत्र है, तो उस जाप को करना और यज्ञ यज्ञ को करना, जाप यज्ञ पाखर तरु करई। तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाप का कार्य और यज्ञ का कार्य ये पाखर वृक्ष के नीचे फलीभूत होते हैं। और आम छाह करी मानस पूजा, मानस की पूजा यदि आपको करना है तो आम्र वृक्ष के नीचे करनी चाहिए। तज हरि भजन काज नहीं दूजा, और जो हरि भजन हरि संकीर्तन, भगवान नाम का संकीर्तन भी करना है तो वह भी आपको आम्र वृक्ष के नीचे करना चाहिए, उसका भी कई गुना विशेष फल कहा गया है। तो इस प्रकार के ये जो वृक्ष हैं, इन वृक्षों के विषय में बहुत से और ऐसे धर्मशास्त्रीय प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। यदि मान लीजिए आपने कोई वृक्ष लगाया, तो उस वृक्ष को लगाने के उपरांत कोई फल नहीं आता है, तो कहते हैं फिर क्या लाभ हुआ, तो कहते हैं उसकी छाया को तो कोई रोक नहीं सकता है। यदि दैवात फलम नास्ति छाया के न निवार्यते, यदि दैव के कारण भाग्य के कारण किसी वृक्ष में फल नहीं आता है तो भाई फल नहीं आ रहा काट दो उसको, तो ऐसा नहीं करना है। उस फल की छाया को तो आप नहीं रोक सकते हैं, उसकी छाया पर्याप्त रूप से प्राप्त होती है। और इस प्रकार से जो पूर्व में बताया गया कि यदि आपने एक भी वृक्ष लगाया है अपने जीवन में, पीपल का 2 वृक्ष लगाए हैं, बरगद के 5 वृक्ष लगाए हैं, आम के 3 वृक्ष लगाए हैं, इमली के, तो इन वृक्षों को लगाने के उपरांत आप पुण्यात्मा कहे जाते हैं। तो पुण्यात्मा होने के कारण आपको मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यह भी निश्चित रूप से कहा गया है। तो यह भी विधान है। इसके उपरांत और क्या फल है, तो कहते हैं दशकूप समावापी, दशवापी समो हृदय, 10 हृदय समो पुत्र, 10 पुत्र समो द्रुम। कहते हैं कि 10 कूप बनाने के, 10 कुएं बनाने के बराबर जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना पुण्य एक बापी अर्थात बावड़ी बनाने का होता है। बड़ा कुआं जो होता है, विशाल कुआं, बावड़ी एक बावड़ी बनाने का है। दशवापी समो हृदय, 10 बापड़ी बनाने के बराबर जो पुण्य है उतना एक तालाब बनाने के बराबर होता है। और 10 तालाब बनाने के बराबर जो पुण्य है वो एक पुत्र से प्राप्त होता है। और 10 पुत्र के बराबर जो पुण्य है उतना पुण्य एकमात्र वृक्ष के लगाने से प्राप्त होगा। यदि आपने जीवन में एक वृक्ष लगाया है तो वो एक वृक्ष जीवन भर आपको फल दे ना दे, आपके जीवन के अंत में आपके शरीर के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी तो पर्याप्त दे ही देगा, इतना तो वो वृक्ष आपके जीवन के लिए करके ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वे वृक्ष नित्य रूप से हमारे लिए जीवन पर्यंत ऑक्सीजन, जीवन पर्यंत प्राणवायु, फल और कई जीव जंतुओं का घर बनाते हैं। इसलिए ऐसे जो वृक्ष हैं वे वृक्ष नित्य पूज्य होते हुए हम मनुष्यों के साक्षात मित्र हैं। जैसा अवसर हो, जैसे संसाधन हो, जैसी आपकी स्थिति हो, उस स्थिति में निश्चित रूप से हमें घर के अंदर वे वृक्ष लगाए जाने चाहिए। इसमें कुछ विषय ऐसे हैं जिनको मैंने छोड़ दिया विस्तार के कारण, समय की अनुपलब्धता के कारण, कमी के कारण। उनमें बड़े बड़े बगीचों का निर्माण, जो गांव के किस प्रकार के बाग लगने चाहिए एक गांव में, उसका विधान है। नगर में किस प्रकार के बाग बगीचे लगना चाहिए, उसका विधान है। नगर की किस दिशा में कौन से बगीचों का निर्माण है, वह है। फिर इसके बाद जो नक्षत्र उद्यान का क्या स्वरूप होता है, वह कैसे बनता है, उसका चिंतन, ग्रहों के उद्यान का चिंतन, राशियों के उद्यान का चिंतन, ये जो विषय हैं कुछ, इनको अति विस्तार के कारण मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये सभी के सभी एक एक उद्यान हर जगह बना पाना संभव नहीं होता है। इसलिए घर के अंदर, मेरे और आपके घर के अंदर कम से कम संसाधनों में हम कितना अधिक पर्यावरण के प्रति, कितना अधिक वृक्षों के प्रति कार्य कर सकते हैं, उनको लाभ दे सकते हैं, उसका चिंतन हम यहाँ पर कर पाए, उतना सीमित संसाधनों में जो हो सकता है वो आपको आध्यात्मिक लाभ देगा, आपको धार्मिक लाभ देगा, और इसके साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण के लिए भी वह एक वृक्ष भी लाभकर होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो अत्यावश्यक चीजें थी उसी को मैंने यहाँ पर आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। आप सभी श्रोतागण जो इस व्याख्यान में लाइव जुड़े, जिन्होंने इसको लाइव सुना, जिन्होंने इसको लाइव देखा,
उन सभी के मुझे यहाँ पर कमेंट भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ दिनेश शर्मा जी, आदरणीय प्रणाम, अत्यंत ज्ञानवर्धक विषय, सहायक, धन्यवाद, कृपा बनी रहे। और ललित मोहन पंतोला जी, साधारण नवमी वर्तमान कालिक्यम समाजोपयोगी व्याख्यानम वातावरणीयम चिंतनम ज्योतिष शास्त्र दृष्टिया प्रतिपाद्यते। धन्यवाद पंतोला जी। डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव जी तिरुपति से हैं, बहुत उत्तम विषय। कृपा शंकर शर्मा जी, आदरणीय आचार्य जी को भी धन्यवाद, बहुत सुंदर लोकोपकारी व्याख्यान। भारत विद्या भूषण आचार्य उपेंद्र भार्गव जी, विलक्षण प्रतिभा, धन्यवाद। धन्यवाद कृपा शंकर जी। उमेश पाराशर, प्रणाम आचार्य श्री, अत्यंत समाजोपयोगी व्याख्यान। गणेश मिश्रा जी ने बहुत बढ़िया। अखिलेश कुमार पांडे जी, वर्तमान परिस्थिति हेतु धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत शिक्षा बहुत ही अच्छा समूह है, इस समय बहुत ही उपयोगी कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर नीलाभ तिवारी जी के मार्गदर्शन में संस्कृत शिक्षा समूह कार्य कर रहा है, उन्होंने भी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित तिवारी जी, गुरु जी जय माई की, संभवतः हमारे कोई शिष्य हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य रंजन पटेल जी और डॉक्टर राजकुमार जी, आप डॉक्टर राजकुमार जी संस्कृत शौर्यम ग्रुप के संचालक हैं। आपके इस ग्रुप के लिए, आपके सभी सम्मानित सदस्यों के लिए और आपके संस्कृत शौर्यम परिवार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने मुझे आज अपनी बात रखने का, व्याख्यान का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूं। डॉक्टर राजकुमार जी, आपका यह ज्ञान यज्ञ आगे भविष्य में निरंतर इसी प्रकार चलता रहे। इसमें जिस प्रकार का भी सहयोग भविष्य में भी अपेक्षित होगा, मैं अपने सामर्थ्य, अपनी बुद्धि, अपने वाणी के अनुसार, अपनी योग्यता के आधार पर उतना देने के लिए हमेशा उपस्थित रहूंगा। और इस ज्ञान यज्ञ की सफलता के लिए, आपके इस कार्यक्रम की निरंतरता के लिए मेरी भगवान महाकाल से प्रार्थना है कि वो आपको और अधिक सामर्थ्य प्रदान करें। आपका यह ज्ञान यज्ञ इसी प्रकार निरंतर चलता रहे। आप सभी लोग जो आज जुड़े रहे, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय महाकाल।